हेलो फ्रेंड्स, समन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके सामने पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा निर्मित आज का यह वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा धारा का चुंबकीय प्रभाव। यह टॉपिक जो है वो 1820 की टॉपिक है। कुछ किताबों में आपको 1820 मिलेगी, कुछ किताबों में आपको 1821 मिलेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये 1820-21 के बीच का ही पूरा प्रोसेस है, इसलिए आप 1820 लिखेंगे तो भी सही होगा, 1821 लिखेंगे तो भी सही होगा। ठीक है, धारा का चुंबकीय प्रभाव हमारा टॉपिक जो है स्टूडेंट एंड फ्रेंड, इसकी खोज डेनमार्क के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ऑस्टर्ड ने अपने प्रयोग के आधार पर बताया था। उन्होंने एक प्रयोग किया था और उस प्रयोग के आधार पर बताया था कि अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार में धारा प्रवाहित करने के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है और यह घटना ही धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। उन्होंने प्रयोग किस प्रकार से किया था और कैसे इस परिभाषा का निर्माण हुआ था, मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से बताता हूं। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आपके सामने दो डायग्राम है, फर्स्ट एंड सेकंड। मैंने मार्क नहीं किया था, इसको कर देते हैं फर्स्ट और इसको कर देते हैं सेकंड। मैं आपको बता दूं इस डायग्राम की खासियत क्या है या ऑस्टर्ड ने अपने प्रयोग में किस प्रकार से समझाया कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, उसके बारे में बता देता हूं आपको। ठीक है, देखिए ये एक चालक तार है जिसमें स्विच लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है और उसके नीचे एक निडल बॉक्स बोलते हैं इसको, दिक्सूची हिंदी में कहा जाता है। एक निडल बॉक्स हमने रख दिया है जिसपे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 डायरेक्शन शो किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, सेम डायरेक्शन नीचे भी है, पार्ट 1 और पार्ट 2 या फिगर 1 और फिगर 2 के नाम से मैंने इसको प्रेजेंट किया है। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि जैसे ही हम पहले वाले चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने पर अगर धारा की डायरेक्शन ये हो तो ऐसी स्थिति में इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, लेकिन 1820 में ऑस्टर्ड ने बताया कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब उस चुंबकीय क्षेत्र का कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि वो चुंबकीय क्षेत्र कार्य कर रहा है, तो उसके लिए उसने एक निडल बॉक्स लिया, दिक्सूची बॉक्स, और उस चालक तार के नीचे रख दिया। जब धारा प्रवाहित किया तो इस दिक्सूची में जो निडल है, निडल बॉक्स का जो निडल है उसमें विक्षेप उत्पन्न होने लगती है। अर्थात अगर निडल इस प्रकार से रखा हुआ है तो वो इस प्रकार से या इस प्रकार से विक्षेपित होने लगती है। ठीक है, फिर उसने ये एक प्रयोग किया। दूसरा प्रयोग क्या किया कि उसने धारा की दिशा को बदल दिया। अभी धारा हमारा इधर से ऐसे जा रहा था, सेकेंड डायरेक्शन में देखिए धारा इधर से ऐसे आ रही है। ठीक है, तो जब धारा की दिशा को बदला तो दिक्सूची में जो विक्षेप की दिशा थी वो भी बदल गई। मतलब जो निडल है वो अभी इस डायरेक्शन में विक्षेपित हो रहा था, डिफ्लेक्शन हो रहा था उसका, तो अब इसका डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में होने लगा। तो ये जो प्रयोग है, इस प्रयोग के आधार पर ऑस्टर्ड ने बताया कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इसे ही धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, धारा का चुंबकीय प्रभाव को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना नियम दिया। जैसे पहला है आपका एम्पियर का नियम, दूसरा फिर आपका एम्पियर के तैरने का नियम है जिसको हम लोग एम्पियर के नियम से भी जानते हैं। दूसरा है आपको मैक्सवेल दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, फिर मैक्सवेल का नियम, फिर बाएं हाथ का नियम, फिर दाएं हाथ का नियम। तो बहुत सारे नियम हैं, हम हर एक नियमों को एक एक करके आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला हम नियम रखने जा रहे हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बहुत सारे नियम आज बताऊंगा। पहला नियम चलते हैं स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। ऑस्टर्ड के प्रयोग के आधार पर एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑस्टर्ड के बेस पर हम विद्युत धारा और चुंबकीय सुई में जो विक्षेप उत्पन्न हो रही है उनके बीच संबंध दर्शाने के लिए एम्पियर के नियम को आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। देखिए, हमने इस नियम में ये बताया है कि कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अपना फेस दिक्सूची की ओर अर्थात कॉम्पास बॉक्स, निडल बॉक्स की ओर रख कर या करके
जिस चालक तार को वर्गाकार आकृति नुमा देने पर उसमें धारा प्रवाहित कर दिया जाए और जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है उसी दिशा में व्यक्ति तार के समांतर तैरता है, तो तैरते समय अपने बाएं हाथ को जिस दिशा में घुमाता है, निडल मैग्नेटिक निडल चुंबकीय सुई के एन ध्रुव जो है उसी दिशा में विक्षेपित होती है। यह एम्पियर का नियम है। स्टूडेंट फिर से देख लीजिए। कल्पना करो कि कोई व्यक्ति अपना मुंह चुंबकीय सुई की ओर करके तार के समांतर प्रवाहित धारा की दिशा में तैर रहा है, तो चुंबकीय सुई उत्तरी ध्रुव उसके चुंबकीय सुई की उत्तरी ध्रुव उसके बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होगी। यह नियम है। हमने एक डायग्राम प्रेजेंट किया है स्टूडेंट। ये चालक तार को हमने एक वर्गाकार आकृति या आयताकार आकृति दे सकते हैं, जिसके बीच में मैग्नेटिक निडल निडल बॉक्स रख दिया है। ठीक है, ये व्यक्ति है जो जिस दिशा में धारा बह रही है उस दिशा में तैर रहा है तार के समांतर। इसका हर कंडीशन में फेस जो है वो चुंबकीय सुई की ओर होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का बाएं हाथ जिस दिशा में घूमेगा उसी दिशा में इस चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव भी विक्षेपित होगी। यह एम्पियर का नियम है। ठीक है, अब स्टूडेंट इसके बाद हम चलते हैं बल रेखाओं से संबंधित। अगर देखिए बात यह है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र से बल रेखाएं भी निकलेंगी, तो उन बल रेखाओं की दिशा क्या होगी, इसके लिए मैक्सवेल ने दक्षिणावर्ती पेंच का नियम दिया। दक्षिणावर्ती पेंच क्या होता है, जो आप स्क्रू यूज करते हैं स्टूडेंट किसी नट बोल्ट को कसने के लिए, जो नट बोल्ट होता है, नट होती है, उसे हम लोग स्क्रू कहते हैं। ठीक है ना, तो स्क्रू को ही दक्षिणावर्ती पेंच कहते हैं। स्क्रू को पेंच कहते हैं और उसको हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं तो वो दक्षिणावर्ती कहला जाती है। क्या होती है मैं आपको सिंपली बता दे रहा हूँ। मान लीजिए ये जो मार्कर है वो हमारा पेंच है। ठीक है, तो मैक्सवेल ने क्या किया कि एक कागज का कार्डबोर्ड लिया, कागज का याद रखिएगा, उसके ऊपर चुंबक के कुछ कण, छोटे छोटे चुंबक के कण, लोहे के कण को कागज के कुट के ऊपर रख दिया और उनके बीच में एक छोटा सा होल करके उसमें एक चालक तार लगा दिया और लगाने पर उसमें धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, जब चालक तार में धारा हम नीचे से ऊपर की ओर देते हैं तो ऐसी स्थिति में उस कार्डबोर्ड पर जितने भी मैग्नेटिक पार्टिकल रखे हुए रहते हैं, चुंबकीय पदार्थ के कण या चुंबक के कण रखे रहते हैं, धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, वो चुंबक के कणों में गति होने लगती है और उस कूट को या कागज के कार्ड को हल्का सा इस तरह से आप अगर हल्का हल्का पीटेंगे उसको या उस पर हिलाएंगे इसको हल्का हल्का कंपन वाइब्रेट कराकर, तो चालक तार के चारों ओर उस पार्टिकल का, मैग्नेटिक पार्टिकल का या मैग्नेट पार्टिकल का एक गोलाकार आकृति में वो इकट्ठे होने लगते हैं। तो ये जो गोलाकार आकृति में इकट्ठे होने लगते हैं वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। इसे मैक्सवेल ने दक्षिणावर्ती पेंच के नियम के आधार पर समझाया है और उसने कहा कि अगर किसी कागज के कुट्टे को किसी चालक तार कागज के कुट्टे को होल करके, ठीक है, उसमें एक चालक तार लगा दिया जाए और उस चालक तार में नीचे से धारा ऊपर की ओर प्रवाहित करें, ठीक, और चालक तार को इस प्रकार से अपने दाहिने हाथ से, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम इसलिए कहा गया क्योंकि इसको आपको दाहिने हाथ से घुमाना है और पकड़ना है, तो इस प्रकार से आप उसको पकड़कर घुमाएं कि ये चालक तार जो है वो आगे की ओर, मतलब जिस दिशा में धारा बह रही है उस दिशा में ऊपर की ओर बढ़े। ठीक है, तो स्क्रू को जब हम कसते हैं स्टूडेंट तो हम उसको दक्षिणावर्ती डायरेक्शन में, मतलब उसको घड़ी के घूमने की दिशा में घुमाते हैं तो स्क्रू आगे की ओर जाता है, उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, और जब हम उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अर्थात घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाते हैं तो वो स्क्रू वापस खुलने लगता है। तो हमको यहाँ पर कसने वाली स्थिति को ध्यान करना है, मतलब ये वाली स्थिति। ठीक है, ये वाली स्थिति अगर हम इसको इस प्रकार से पकड़कर इससे बढ़ाएं तो ये आगे की ओर बढ़ेगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो ऐसा करते समय हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को जिस दिशा में घुमाते हैं, देखिएगा स्टूडेंट, ऐसा करते समय हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को जिस दिशा में घुमाते हैं वही दिशा
चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। इस नियम को दक्षिणावर्ती पेच का नियम कहते हैं और इस नियम को मैक्सवेल ने दिया था। स्टूडेंट, इसके बाद है हमारे पास दाहिने हाथ का नियम। अब दाहिने हाथ का नियम क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। स्टूडेंट, होता क्या है कि अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाइए कि अंगूठा और उंगली दोनों एक दूसरे के लंबवत हों। देखिए, इस प्रकार से फैलाइए कि अंगूठा और उंगली एक दूसरे के लंबवत हों। ऐसी स्थिति में चालक तार को अंगूठे को चालक तार की दिशा में रखिए। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से। अब इसमें धारा जो है प्रवाहित करेंगे तो धारा स्टूडेंट नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होगा। नीचे से धारा का कनेक्शन करेंगे तो धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होगा। तो ऐसी स्थिति में ये अंगूठा जो है वो चालक में बहने वाली विद्युत धारा की दिशा बताएगी और जिस दिशा में ये उंगलियां मुड़ेंगी, देखिए स्टूडेंट, चालक तार को पकड़ने के लिए हम जिस दिशा में उंगलियों को मुड़ा रहे हैं तो ये उंगलियां जिस दिशा में मुड़ रही हैं, ठीक है, वो दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कहलाती है। ठीक, अपने दाहिने हाथ के अंगूठा और हथेली या उंगली को इस प्रकार फैलाइए कि दोनों परस्पर लंबवत हो। ऐसी स्थिति में अंगूठा जो है वो चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा को बताएगा और जिस दिशा में उंगलियां मुड़ेंगी, उंगलियां मुड़ने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस नियम को दाहिने हाथ का नियम कहते हैं। ठीक, अगला नियम जो है स्टूडेंट वो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। इस नियम को हम लोग दाहिने हाथ की हथेली नियम नंबर 1 कहते हैं। दाहिने हाथ की हथेली नियम नंबर 1। देखिए, होता क्या है कि अपने दाहिने हाथ को या दाहिने हाथ के अंगूठा और उंगली को इस प्रकार फैलाते हैं कि ये दोनों परस्पर लंबवत हो। ऐसी स्थिति में अंगूठा जो है वो चालक में बहने वाली धारा की दिशा बताएगी। उंगली जो है या उंगली के मुड़ने की जो दिशा है वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताएगी। अब हथेली के लंबवत, अर्थात ये हथेली है स्टूडेंट, हथेली के लंबवत बाहर की ओर, हथेली के लंबवत ये ऐसे होगा, है ना, या ऐसे होगा। तो हथेली के लंबवत बाहर की ओर जो दिशा ज्ञात होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, जहां पर हम किसी भी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र जिस दिशा में ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र या बल रेखाओं की दिशा को बताएगी, तो हथेली के लंबवत बाहर की ओर की जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो इस प्रकार से ये कुछ नियम थे स्टूडेंट जो ऑस्टर्ड के प्रयोग के आधार पर थे या ऑस्टर्ड के प्रयोग पर निर्भर करते थे। अब हम इसी ऑस्टर्ड के प्रयोग के अनुसार चलेंगे बायो सेवर्ट के नियम में। बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे, दोनों भौतिक शास्त्री थे और उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम की खोज की है जिसका भौतिक विज्ञान में बहुत महत्व है। तो ले चलता हूं मैं आपको बायो सेवर्ट के नियम में। इससे पहले मैं आपको बायो सेवर्ट के नियम के संक्षिप्त जानकारी दे दूं कि 1820-21 में ही बायो और सेवर्ट ने किसी चालक में बहने वाली धारा के कारण चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया है, जिस नियम को बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। यह नियम 4 कणिकाओं में है। इस नियम के 4 पार्ट हैं। मैं चारों पार्ट आपको एक एक करके बता दे रहा हूं। सबसे पहला पार्ट है कि अच्छा हाँ, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होती है उसको हम सबसे प्रारंभ में अल्प भाग पर लेते हैं, मतलब बहुत छोटी सी भाग के लिए पहले ज्ञात करते हैं और फिर चालक तार को ऐसे छोटे छोटे कई भागों में बांटकर पूरे चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मान लो कि कोई चालक तार है, जिस चालक तार पर कोई अल्पांश है, लिस्ट पार्ट या लिस्ट नंबर अल्पांश है जिसकी लंबाई dl है। अल्पांश से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो
बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उसका पहला नंबर। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB, dB मतलब चुंबकीय क्षेत्र अल्प पृष्ठ के लिए, dB चालक तार में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा बोलता है कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB अल्पांश dl के अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरा कहता है कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा अल्पांश के साथ जितने डिग्री का कोण बनाती है उस कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। और चौथा और अंतिम कहता है कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB अल्पांश और बिंदु P के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात इनवर्स प्रोपोर्शनल टू होती है। मैं आपको डायग्राम भी बता दे रहा हूं और चारों नियम को भी लिख दे रहा हूं, प्लस उसको सॉल्व भी कर दे रहा हूं। आप ध्यान से मेरी वीडियो को देखिएगा। स्टूडेंट्स, बायोसेवर्ट्स के नियम को हमने आपके सामने बोर्ड पर प्रेजेंट कर दिया है। देखिएगा, इस डायग्राम को समझिएगा स्टूडेंट। मेन डायग्राम है, अगर मेन डायग्राम आप समझ गए तो आपको ये चार नियम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले तो मान लेंगे कि एक अनंत लंबाई का चालक तार है AB, या फिर केवल AB एक चालक तार है, ठीक, जिसकी लंबाई कुल लंबाई L है और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इसके किसी पार्ट पर एक अल्पांश स्मॉल AB बराबर DL, ठीक है, मतलब अल्पांश की लंबाई कितनी हो गई DL। तो AB ऐसे भी लिख सकते हैं AB बराबर DL, ठीक है। AB बराबर DL एक अल्पांश की कल्पना करते हैं। अल्पांश से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा अल्पांश के साथ थीटा कोण बनाई हुई है, ठीक है। तो इस आधार पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB होगी और पूरे तार के लिए निकालेंगे तो केवल B होगी, ठीक है। तो हम केवल अल्पांश के लिए लेते हैं कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB, ठीक। सबसे पहला कहता है चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात dB अनुक्रमानुपाती I। दूसरा कहता है कि चालक के उस अल्पांश की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात dB अनुक्रमानुपाती dl। तीसरा कहता है अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण थीटा के ज्या मतलब साइन के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात dB अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। यहां देखिएगा स्टूडेंट, थीटा है, ठीक है। और चौथा कहता है अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात dB इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। तो ये अल्पांश है, बिंदु P है, इनके बीच की दूरी r है, तो 1/r स्क्वायर हम लिखे थे, ठीक है। तो ये बायोसेवर्ट के चार नियम हैं। इन चारों नियमों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो स्टूडेंट इन चारों में कॉमन चीज है dB 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 और dB, ठीक है। तो चारों नियम को जब हम लिखेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं dB प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन में हो जाता है r का स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो अनुक्रमानुपाती चिन्ह दिख रही है इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटा देंगे, तो उसके स्थान पर एक कांस्टेंट यूज करेंगे। वो कांस्टेंट होगा k इंटू हो जाएगा I dl साइन थीटा, ठीक है, अपॉन में r का स्क्वायर। स्टूडेंट ये जो k है इसका मान SI सिस्टम और CGS सिस्टम के आधार पर चेंज होते रहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं ताकि आगे की प्रक्रिया आपको बताने में सुविधा हो, ठीक है। आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद है और उन सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी छात्रों के लिए, सभी स्टूडेंटों के लिए फायदेमंद है जो अभी विभिन्न प्रकार के एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं।
आईआईटी जेईई नीट की परीक्षा फिलहाल अभी पोस्टपोन्ड हो गई है और उम्मीद है कि ये सितंबर में होगी। तो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आपको तैयारी करने के लिए और अच्छा मौका मिल गया है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ इक्वेशन है dv प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट, ये अनुक्रमानुपाती नियतांक जो है, अरे अनुक्रमानुपाती चिन्ह जो है उसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज करेंगे के आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये जो k है वो एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, एक कांस्टेंट है और इस k का मान मापन की पद्धतियों के आधार पर बदलता है। अगर हम इसको CGS पद्धति में लेके चले, CGS सिस्टम में, तो CGS सिस्टम में k इक्वल टू होता है 1। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट एंड फ्रेंड dv इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये भी बायो सेवर्ट का नियम है। SI पद्धति में अगर चले हम SI सिस्टम में, तो SI सिस्टम में k इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू k इक्वल टू आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी रख सकते हैं या फिर म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ ये भी आप रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये जो पूरा मान आता है वो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर में होता है, अर्थात न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो हम फिलहाल इस वैल्यू को नहीं रख रहे हैं, हम फिलहाल इस वैल्यू को रखेंगे। तो बायो सेवर्ट का जो नियम है वो dv इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये जो नियम होगा ये एक फाइनल नियम है और आने वाले बायो सेवर्ट के सभी अनुप्रयोगों में हम इसी समीकरण का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट, ये जो समीकरण दिख रहा है, इस समीकरण को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं dv इक्वल टू 10⁻⁷ आई डी एल साइन थीटा बाई आर का स्क्वायर। ठीक, तो ये बायो सेवर्ट के नियम है जिसको आप 3 प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, कि पूरे मात्रक के यूनिट जो होते हैं वो होते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये भी होता है आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, विद्युत धारा का सभी जो भी हम अभी अनुप्रयोग पढ़ेंगे ऑस्टर्ड के अकॉर्डिंग, बायो सेवर्ट के अनुप्रयोग जितने भी पढ़ेंगे सबका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ही होगा। ठीक, अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।